Welcome to this webinar on relationship challenges. I'm Surbhi Khurana from Sritara School of Wellbeing. Today's talk will be between the founder of Sritara, Mrs. Shanti Pahwa, who's a retired associate professor from Delhi University and working as a relationship and emotional health coach since 2005, and Mrs. Sumita Setia, our team's most experienced counselor. If you have any questions, please feel free to post in the chat and we will try and answer all your questions at the end of this webinar. Over to Sumita ma'am. थैंक यू सुरभि। नीरा ने लिखा है कि मैं और मेरे हस्बैंड 15 साल से साथ हैं। हम दोनों के बीच काफी प्रॉब्लम्स हैं और हमारे बीच झगड़े भी बहुत होते हैं। मुझे लगता है कि आसपास ऐसे कपल्स हैं जिनके बीच बिल्कुल भी झगड़े नहीं होते। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उनकी आपस में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखो तो आप सुमिता, हम्म, आपस में समस्याएं ना हो कपल्स के बीच में, ऐसा तो करीब करीब असंभव ही समझो। हाँ, ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये हो सकता है कि उनको समस्याएं तो हों, लेकिन उनके झगड़े ना होते हों। हालांकि ऐसा भी बहुत कम होता है। इस रिश्ते की शुरुआत के कुछ सालों को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी को हर चौथे दिन लगता है कि तोड़ दें ये रिश्ता, और हर पांचवें दिन लगता है कि इसके बिना तो जीवन में रखा ही क्या है। बड़ी दुविधा है। 1 घंटा पहले जिससे नफरत चरम सीमा पर होती है, 1 घंटे बाद उसी पर दया आने लगती है। उसकी मासूमियत पर लगता है कि जिगर निकाल कर रख दें। फिर मन करता है कि मामला एक तरफ हो, या तो सब ठीक हो जाए या फिर खत्म हो सब। पर वो आज तक किसी का भी नहीं हुआ। अगर किसी ने शादी की है या किसी को भी अपना पार्टनर चुना है, तो ये दुविधा तो जीवन का हिस्सा है ही। आपका कहना है कि सभी के, ना सही पर करीब करीब सभी कपल्स के झगड़े होते हैं। तो वे कौन से कुछ ऐसे कपल्स हैं जिनके झगड़े नहीं होते? झगड़े ना होने के क्या कारण हो सकते हैं आपके अनुसार? देखो, ऐसा होने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे कुछ लोग ना नेचुरली कूल हो सकते हैं। दोनों में से एक को भी यदि लेट गो करने की आदत हो तो झगड़े टलते रहते हैं। और दूसरे को भी खींचतान की आदत ना हो तो उनके झगड़े होने की संभावना काफी कम हो जाती है। लेकिन उनके मनों में तो कॉन्फ्लिक्ट होते ही हैं। अगर कोई लेट गो करता है तो इसका मतलब लेट गो करने से पहले कॉन्फ्लिक्ट दिमाग में तो था ही। अगर कॉन्फ्लिक्ट हो ही ना, तो लेट गो किसे करोगे? यानी दोनों के मन में काफी ऐसे इश्यूज होंगे जिन पर वो बात ना कर पाए या बात करने से कतराएं। इसी को तो लेट गो कहा जाता है। मतलब ये कि कॉन्फ्लिक्ट ना होने या कम होने का ये मतलब नहीं है कि दोनों के बीच में समस्याएं नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट ना होने का दूसरा कारण हो सकता है कि दोनों में से एक बहुत डोमिनेटिंग हो, या उसकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी हो, तो वो शुरू में तो इस ढंग से एनवायरनमेंट बनाकर रखता है कि उस दूसरा डर ही जाता है और झंझट की कोई गुंजाइश बचती ही नहीं है। दूसरे को मन मारकर उसकी बातें माननी पड़ जाती हैं, लेकिन मानने वाले का मन परेशान तो रहता है, दुखी होता है उसका मन। और फिर जो डोमिनेटिंग होता है ना, वो भी अपने टेरर को बनाए रखने के लिए खुद को सीरियस रखता है। उसे पता है कि ढीले पड़े नहीं कि टेरर गया, फिर कहाँ उसकी चल पाएगी। और इस सब में अपनापन नहीं बनता, एक डिस्टेंस बना रहता है। और ये डिस्टेंस रखना दोनों के लिए पेनफुल होता है। मैं जानती हूँ एक ऐसे कपल को, दोनों काफी बूढ़े हो चुके हैं, पर हस्बैंड अभी भी अपना टेरर बनाकर ही रखते हैं और ये भी दिखता है कि दोनों इस तरह के से कंफर्टेबल फील नहीं करते। हाँ बिल्कुल। साथ रहते हुए भी दूरी रखना किसी को भी अच्छा नहीं लग सकता। जब दोनों में से किसी एक के मन में हो कि रिश्ता तो रखना है पर नजदीकियों की जरूरत ही नहीं है, तो दूसरे के लिए मुश्किल हो जाता है। तभी तो किसी ने कहा भी है कि कितना मुश्किल है किसी ऐसे रिश्ते का भरम रखना। कितना मुश्किल है किसी ऐसे रिश्ते का भरम रखना, तेरा होना भी नहीं, तेरा कहलाना भी है। खैर, अब आती हूँ तीसरी तरह के कपल्स पर। कुछ कपल्स ऐसे होते हैं कि उनके बीच खुलकर कहना सुनना हो जाता है। इस कैटेगरी के कपल्स अकेले में आपस में लड़ झगड़ लेते हैं और एक दूसरे को समझा लेते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, रोते चिल्लाते हैं, रूठते मनाते भी हैं, गलतियां सिद्ध करते हैं, कभी कभार रफा दफा करने के लिए अच्छा बाबा भूल हो गई माफ कर दो की पॉलिसी भी अपना लेते हैं। और इन सब के बीच मिलना जुलना, पिकनिक पार्टी पिक्चर आदि का कार्यक्रम भी जारी रखते हैं वो लोग, और अपने झंझटों को छिपाकर सोशल इमेज बनाए रखते हैं।
और चौथी तरह के कपल्स वो होते हैं जो डिस्टेंस को एक सॉल्यूशन की तरह यूज करते हैं। मेरी एक क्लोज फ्रेंड है, मैंने उसके भाई से पूछा कि क्या उसके और उसकी बीवी के झगड़े नहीं होते, तो उसने हंसते हुए कहा कि हमारे झगड़े हो ही नहीं सकते क्योंकि हम बात ही नहीं करते आपस में। तो ये भी एक ढंग है झंझटों से निपटने का, कि पार्टनर की लाइफ में या मन में क्या चल रहा है उससे कंसर्न ही मत रखो। ये भी एक दूसरे से बचे रहने का पेनफुल सिचुएशन है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो भी अपने पार्टनर से बात करने से बच रहा है वह किसी दूसरे के साथ हंसेगा बोलेगा तो पार्टनर को बुरा लगेगा ही। पार्टनर को लगता है कि बाकी सबसे तो हंसकर बात करता है या करती है, बस मुझसे ही ढंग से बात नहीं होती इनसे। और उस पति का भी बात करने से बचना एक मजबूरी होती है, एक पीड़ा है कि ये समझती तो है नहीं या समझता तो है नहीं, ना समझ है। तो टाइम पास करो बिना लड़े, दूर दूर रहकर। और ये तिरस्कार या निग्लेक्ट का भाव भी दूसरे को सदा बेचैन रखता है। इस स्थिति में भी लड़ाइयां तो काफी कम हो सकती हैं, पर ऐसा नहीं होता कि उनके बीच में समस्याएं ना हो। समझ गई आपकी बात कि कपल्स के बीच में झगड़े ना होने का मतलब ये नहीं है कि समस्याएं ही नहीं है। और जब भी समस्याएं होती है ना, तो या तो तुम अपने इमोशंस को इंटरनलाइज करते हो, यानी बातों को छुपाते हो, दबाते हो, ना अपने पार्टनर को बताते हो ना ही किसी और को बताते हो। तब तुम्हें फ्रस्ट्रेशन होती है, डिप्रेशन होता है। और एक्सटर्नलाइज करते हो तो तुम फट पड़ते हो, गुस्सा करते हो, दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, और पॉजेसिवनेस भी आती है उससे। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। कुछ लोग दोनों भी करते हैं, यानी कुछ दिन सप्रेस करके चुप रहते हैं, फिर जैसे ही सफोकेटेड फील करने लगते हैं तो फिर पता नहीं कब फट पड़ते हैं। और ये दोनों ही ना रिलेशनशिप के लिए डैमेजिंग है। असल में दो व्यक्ति जब आजीवन साथ रहने का तय करते हैं तो समस्याएं तो करीब करीब सभी को होती हैं। तभी तो किसी ने कहा है कि तुम राह में चुपचाप खड़े हो तो गए हो, किस किस को बताओगे कि घर क्यों नहीं जाते। इतने सारे लोग हैं जो राहों पर खड़े हैं, कोई उनसे पूछ नहीं रहा और वो बता भी नहीं पा रहे। एक्चुअली हस्बैंड वाइफ होने से पहले वो दो अलग अलग इंडिविजुअल्स होते हैं ना, जिनकी आपस की रुचि स्वाद पसंद अलग भी तो हो सकती है। तो दिक्कतें आना भी मुझे लगता है स्वाभाविक ही है। हाँ सुमिता, शुरू में तो ये स्वभाव की भिन्नता की वजह से ही होता है। लेकिन शुरू में ये जो दिक्कतें मामूली सर्दी जुकाम थकान या खरोंच की तरह तकलीफ देती हैं, जैसे जैसे वक्त बीतता है वही दिक्कतें दूसरे को इंफीरियर समझने से, नीचा समझने से निमोनिया, सेप्टिक, कैंसर की तरह गंभीर बीमारियां बन जाती हैं। स्वभाव के फर्क से जो दिक्कतें आई थी वो खरोच की तरह थी। उस पर क्रोध, घृणा, बदले का नमक मिर्च या कूड़ा डालकर उसे तुमने घाव बना लिया। मुझे ये बात बहुत हैरान करने वाली लगती है कि सबसे करीबी रिश्ता है स्पाउस का, और इसी रिश्ते में कॉन्फ्लिक्ट है। मैं देखती हूँ अपने आसपास कि इसी रिश्ते में सबसे ज्यादा झगड़े हैं, डिसहार्मनी है। तो आपके अनुसार क्या कारण है इस डिसहार्मनी के? देखो, इस डिसहार्मनी के कारण है तुम्हारी गलत सही की परिभाषाएं। यानी तुम्हारे आपस के कॉन्फ्लिक्ट्स के रूट कॉज में है तुम्हारी ये परिभाषाएं। प्रत्येक पति को लगता है कि पत्नी को ऐसा होना चाहिए, ऐसे ऐसे करना चाहिए। उधर पत्नी के मन में भी पति की एक इमेज होती है जो कि दोनों की आपस में मैच नहीं करती। और जब तुम हमारा प्रोग्राम करते हो ना, तो इसी पर काम किया जाता है। उन दिक्कतों के संबंध में सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सब के लिए बेसिकली तुम ही जिम्मेवार हो। शादी करना चॉइस तुम्हारी है। दुनिया में लाखों लोग हैं शादी नहीं भी तो करते। रेखा, सुष्मिता, अटल बिहारी, मोदी, अब्दुल कलाम आदि, और ऐसे हजारों लोग और भी हैं। खैर, शादी कर ही ली है तो शादी करके करोड़ों लोग तलाक भी तो देकर छुटकारा पाते हैं। तलाक ना देने का चुनाव भी तो तुम्हारा ही है। समाज ने, सरकार ने पूरी व्यवस्था दी है, सुविधा दी है इसके लिए। तो आपका क्या मतलब है कि शादी करनी ही नहीं चाहिए, या कर ही ली और प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो क्या सेपरेट हो जाना या तलाक लेना ही इसका हल है? नहीं सुमिता, ये नहीं कहा जा रहा। मेरा मतलब है कि अगर तुम्हारे बीच समस्याएं हैं तो इसके लिए केवल दूसरा ही जिम्मेवार नहीं है। और इसका मतलब ये भी कतई नहीं है कि दूसरे की कोई जिम्मेवारी भी नहीं है। लेकिन जितनी जिम्मेवारी तुम्हारी है तुम उतनी तो लो। और तुम जहां खड़े हो, हम तुम्हें एक बार को वहीं खड़े होकर समझने को कहते हैं। और अगर तुमने शादी कर ही ली है तो, और समस्याओं से घिर गए हो, तो तलाक लेने की सोच रहे हो, तो हम कहते हैं कि रुको, पहले समझ लो कि इन संबंधों के लिए किया क्या जा सकता है, उसके बाद हम्म। निर्णय लेना कि क्या करना है।
हम तुम्हें कभी भी कोई निर्णय नहीं देते। हम तुम्हें निर्णय देने की बजाय क्लैरिटी देते हैं। तुम्हें तुम्हारी समस्याओं के सारे एस्पेक्ट्स दिखाते हैं, ताकि तुम जो भी निर्णय लोगे उसके लिए तुम्हें कोई रिग्रेट ना हो। और अगर तुमने शादी की ही नहीं है, तो हम कहते हैं पहले समझ लो कि शादी के बाद क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं और उन्हें कैसे डील किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल। तुम शादी तो कर लो और समस्याओं को डील करना सीखने की बजाय तुम दोनों ही चाहो कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे अकॉर्डिंग चले। उसे अकॉर्डिंग चलाने के लिए तुम लड़ो झगड़ो क्लेश करो, तो ये तो नासमझी होगी। हाँ बिल्कुल। ये तो ऐसे ही है ना, जैसे कि तुम रेडियो तो खरीद लाओ बाजार से और उम्मीद करो कि क्योंकि ये रेडियो तुम्हारा है और इसके पूरे पैसे तुमने खर्चे हैं, तो इससे सिर्फ तुम्हारी पसंद के गाने और तुम्हारी ही पसंद की खबरें सुनानी चाहिए। तुम्हें रेडियो का स्वभाव ना पता हो तो इसमें रेडियो का क्या कसूर है? तो एक बात स्पष्टता से समझने की जरूरत होती है कि आपसी समस्याएं मिटती ही तभी हैं जब तुम्हें दूसरा अलग दिखे पर गलत ना दिखे। यानी जब तुम्हें दूसरे की रुचि, स्वभाव, पसंद, तौर तरीके सब इस ढंग से दिखें जैसे कि वो उसकी कद या चमड़ी का रंग हो। आप कह रही हैं सामने वाले को गलत देखने की बजाय अलग देखें, पर ये होगा कैसे? देखो, ये होगा अपने ही मन और जीवन के स्वभाव को समझने से। और ये समझना होगा तुम्हारे ही अपनी समस्याओं के रेफरेंस में। ये समझने से एक व्यक्ति का दिखना बदलता है। यानी समस्याओं के इतने सारे अनक्लियर और अननोन एस्पेक्ट्स तुम्हें दिखाए जाते हैं कि समस्याएं तुम्हें जैसी पहले दिखती थी वैसी अब बाद में दिख ही नहीं सकती। और ये तुम्हारे अकेले के समझने का सफर है। जैसे तुम किसी के साथ भोजन करते हो, अगर मगर फिर भी तुम्हारे खाने के स्वाद लेने के पचाने के प्रोसेस में किसी का भी शरीर तुम्हारे साथ नहीं होता। ये अकेले का ही सफर रहेगा, चाहे तुम हजार व्यक्तियों के साथ बैठकर भोजन करो। असल में बरसों तक किसी ना किसी कारण से परेशान रहा मन इतना उलझा या कमजोर हो जाता है कि वो कल्पना भी नहीं कर सकता कि जिन समस्याओं से उसकी जान निकल रही है उन सभी समस्याओं के उपाय भी मौजूद हैं। आपका मतलब है कि सभी समस्याओं के हल हैं, उपाय हैं, और हर इंसान इन उपायों को समझकर मन का आराम पा सकता है। बिल्कुल सुमिता, हमारे मन का स्वभाव ये भी है कि वो परेशान ही उन समस्याओं में रहता है जिसके उपाय उसे दिखते रहते हैं। इंसान हर कीमत पर सुख पाना चाहता है। और सुख क्यों चाहिए होता है? क्योंकि दुख है। आप दुख लेकर ही पैदा होते हो, इसलिए आप पहले क्षण से सुख मांगना शुरू कर देते हो। सभी ने आपको ये बताया कि दुख दूर होगा, दुख की विपरीत स्थिति स्थिति से, जिसका नाम है सुख। लेकिन वास्तविकता ये है कि हमें दुख से मुक्ति चाहिए। पर हम सोचते हैं कि दुख से मुक्ति मिलेगी अगर हमें सुख मिल जाए तो। चाहिए तो सबको दुख से आजादी, लेकिन दुख से आजादी का हमें और कोई तरीका पता ही नहीं है। एक बात मैंने ऑब्जर्व की है कि जब हम अपने प्रोग्राम में किसी को अपनी प्रॉब्लम्स को लिखने को कहते हैं, तो बहुत से लोगों का ये जवाब होता है कि मैं उन बातों को भूलकर आराम से रह रही हूँ। अब आपका प्रोग्राम मैंने ज्वाइन किया है तो अब आप लिखने के लिए कहती हैं, तो मुझे वो सब याद आ जाता है और मैं बेचैन हो जाती हूँ। तो ये तो उल्टा हो गया। जो काम मुझे आपने बताया कि आराम पाने के लिए है, इसलिए किया जा रहा है, तो उसी से तो दुख आ गया। देखो, वो दुख लिखने के कारण नहीं आ जाता। वो इसलिए आता है क्योंकि हम अपने ही दुखों को, ट्रॉमास को दबा कर रखते हैं। ये हम अपने ही साथ बेईमानी करते हैं। अंदर सब गड़बड़ है, पर हम उस पर ताला लगा कर रखते हैं और खुद को और दूसरों को एश्योर कराते रहते हैं कि ये है ही नहीं। फिर जब कोई उनको खोल देता है या बाय एक्सीडेंट वो खुल जाते हैं, तो फिर उनको लगता है कि ये तो मेरे साथ कुछ नया हो गया। वो कुछ भी नया नहीं है, वो अंदर में पहले से ही था, बस अब प्रकट हो गया है। असल में सभी पीड़ित हैं, सभी तकलीफ में हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पीड़ित है और कोई पीड़ित नहीं है। फर्क इतना ही है कि किसी की पीड़ा उभर कर ऊपर आ जाती है, किसी की अभी भी लेटेंट है, यानी किसी की पीड़ा ढकी हुई है। वो होता क्या है कि जो भी तुम्हें इस बात से परिचित कराता है, तो यानी जो भी तुम्हारी इस ढकी हुई पीड़ा को उघाड़ता है, वो तुम्हें अपना दुश्मन नजर आता है। तुम्हें लगता है कि ये मेरी पीड़ा उघाड़ नहीं रहा, बल्कि यही मुझे पीड़ा दे रहा है। इसलिए ऐसे लोग जो तुम्हें तुम्हारी पीड़ाओं से अवगत कराते हैं, जो तुम्हें तुम्हारी ही पीड़ाओं के प्रति अवेयर कराते हैं, होते तो वो तुम्हारे मददगार हैं, लेकिन लगते हैं दुश्मन। आप कह रही हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई पीड़ित है कोई नहीं, सभी पीड़ित हैं। लेकिन चारों तरफ देखो तो लोग काफी मजा मस्ती करते हुए खुश भी दिखाई देते ही हैं। तो आप यहाँ कौन से दुखों की बात कर रही हैं? देखो सुमिता, मैं बात कर रही हूँ मन और संबंधों के दुखों की। वहां हर कोई कम्युनिकेशन गैप में जी रहा है और तकलीफ भुगत रहा है और दूसरे को कारण समझ रहा है कि दूसरा सुन नहीं रहा, वरना तो बात आराम से हो ही सकती थी।
हर किसी के मन में अनरिजॉल्व इश्यूज हैं और वो उन इश्यूज पर बात ही नहीं करते। उन्हें पता है कि बात करते ही बात उखड़ेगी, तो वो दूरी के दर्द में जीते रहते हैं। मन कभी किसी बात की खुशी में बह जाता है, और जब खुशी में, सुख में बह रहा होता है, तब भीतर कहीं दुख की आशंका छिपी हुई या सोई हुई पड़ी रहती है। और मन जब दुख में बह रहा होता है, तब भी भीतर कहीं सुख की या दुख से बाहर होने की आशा छिपी होती है। परंतु आप सदा एक अस्पष्टता में, एक आशंका में ही जी रहे होते हैं। आशंका और अस्पष्टता में जीते हुए इंसान सारे काम कर लेता है, मौज मस्ती, मूवी, बर्थडे, पार्टी शार्टी, एनिवर्सरी, शॉपिंग, लेकिन वो इश्यूज पर कोई बात नहीं करता। वो इश्यूज वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। मैं रिलेट कर सकती हूँ आपकी इस बात से। लोग हर तरह की बात करते हैं लेकिन इश्यूज पर कोई बात ही नहीं करता। अपनी पीड़ाओं को कोई देख ही नहीं पा रहा। पर फिर हम कैसे अपनी ही पीड़ाओं को देखें और उनका उपाय करें? देखो, अगर हम अपने साथ ऑनेस्ट हो जाए ना, तो हम अपनी पीड़ाएं, अपने ही हर्ट्स को कैसे नहीं देखेंगे। और हम सभी हर्ट हैं, सभी पीड़ा में हैं। ऐसे में हम सिर्फ अपने प्रयास पर फोकस कर सकते हैं, और फिर आप दूसरे का कुछ नहीं कर सकते। जो भी कर सकते हैं अपना कर सकते हैं। किसी को भागवत गीता रिकमेंड कर देना, या कोई श्लोक बता देना, कोई कोटेशन बता देना, या बड़ी बड़ी बातें लिखकर पोस्टर बनवा कर लगा देने से कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ ही नहीं रहा है। उससे हमारा जीवन बदल नहीं जाता। उससे हमारा जीवन अगर बदल जाता तो वो सब तो हर जगह अवेलेबल है ही। किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अपने ही अंदर की यात्रा करना बहुत जरूरी है। देखो, एक्सटर्नल शोर, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन, एक्सटर्नल ज्ञान तो बहुत है, जिसकी वजह से हम खुद से इतने डाइवर्ट भी हो गए हैं कि हम खुद से कनेक्ट ही नहीं कर पाते, हम अपने ही इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पाते। अब मेरा प्रश्न ये है कि अपनी इन इमोशंस को रेगुलेट करना कब और कैसे सीखा जाए? देखो, असल में हम सभी सोचते हैं कि अपने इमोशंस को रेगुलेट करने को तभी सीखेंगे जब कोई ऐसी मुश्किल खड़ी हो जाएगी जिससे निकलना हमारे लिए करीब करीब असंभव हो जाएगा। असल में तो तुम्हें ये सब पहले से सीखने की जरूरत है। ये सब सीखना हम सभी की का बेसिक ह्यूमन राइट हो। ये बहुत बड़ा अन्याय है कि हम ना तो खुद ये सब सीखते हैं, ना ही अपने बच्चों को ये सब सिखाते हैं कि कैसे इन इमोशंस को रेगुलेट किया जाए। ये कोई ऐसे टूल्स नहीं है जो सिर्फ उन्हीं लोगों को सीखने चाहिए जो कि जीवन में किसी सीरियस इश्यू से गुजर रहे हो। ये तो ऐसे बेसिक टूल्स हैं जो प्रत्येक इंसान की जरूरत है। तो क्या इन बेसिक टूल्स को सीरियस इशू के आने से पहले ही जाना जाए तो बेटर है? अगर कोई प्रॉब्लम आ ही जाए तो फिर कोई फायदा नहीं है। देखो, अगर ये सब पहले से पता हो तो जीवन में हर स्थिति को डील करना आसान हो जाता है। जैसे कि तुम जानते ही हो कि हम में से कोई भी हार्ट ब्रेक से गुजर सकता है, और ज्यादातर लोग गुजरते ही हैं। और वो किसी ना किसी तरह से उस हार्ट ब्रेक से बाहर आ भी जाते हैं, रिकवर भी होते हैं। पर काफी मुश्किलों से गुजर कर ही वो ये सब कर पाते हैं। बहुत स्ट्रगल में चले जाते हैं, जैसे कैसे ही मैनेज कर पाते हैं। पर पहले से ही पता होगा तो भी बुरा तो लगेगा, क्योंकि हमारी सेंसिटिविटी तो रहेगी, लेकिन दुख के गहरे खड्डों में गिरना नहीं होगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि ये सब हम पहले से जान लें। क्योंकि एंगर, सैडनेस और एंजाइटी जैसे इमोशंस हम सभी की लाइफ में इनएविटेबल हैं। कोई नहीं जानता कि कब कैसे हम में से कौन इन इमोशंस की ग्रिप में आकर डिप्रेशन में चला जाए। इसलिए हमें इन सभी इमोशंस को हैंडल करना स्कूल कॉलेज लेवल पर ही सीख लेने की जरूरत है। ये ना सीखना हमारी नासमझी होगी। मैं आपकी बातों से रिलेट कर सकती हूँ। होता क्या है ना, शरीर के मामले में तो हम आसानी से देख लेते हैं कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। यानी हमारा शरीर कितना प्रेशर ले सकता है, ये बात हमें काफी हद तक पता ही होती है। पर मन के मामले में हमें लगता है कि हम सब जानते ही हैं, उससे तो हम उसमें हम परफेक्ट हैं। वहां हमें कुछ भी सीखने की जरूरत, किसी भी तरह की ट्रेनिंग की जरूरत महसूस ही नहीं होती। हाँ, तुम्हारे पैर में चोट लग जाए तो तुम ब्रेक लेते हो, पर अगर तुम्हारे माइंड में कुछ ऐसा हो जिससे तुम जख्मी हो जाओ, तुम ब्रेक लेने की भी जरूरत नहीं समझते। उसके लिए तुम कुछ भी नहीं करते। क्यों? असल में बॉडी के स्ट्रेंथ का लेवल हम मेजर कर सकते हैं। हम कितना वेट उठा सकते हैं, इस बात से हम अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को मेजर कर लेते हैं। लेकिन किसकी मेंटल हेल्थ का लेवल क्या है, इसे जानने का हमारे पास वैसा कोई तरीका नहीं है। जब तुम जिम में जाते हो तो तुम्हें दिखता है कि जो फिजिकल हेल्थ का हमारा लेवल है, उसे आगे भी जाया जा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही तुम मेंटल हेल्थ को भी देख सकते हो। फिजिकली तुम्हें पता होता है कि तुम एक सर्टेन वेट ही उठा पाओगे, उससे ज्यादा वेट उठाने के लिए तुम्हें दिक्कत होगी।
उसे ज्यादा वेट को उठाने के लिए तुम्हें संघर्ष संघर्ष करना पड़ सकता है। और इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम कमजोर हो। इसका मतलब इतना ही है कि अभी तुमने वेट ट्रेनिंग नहीं ली, अभी तुम ट्रेन नहीं हो। समझ गई आपकी बात कि कमजोर होने में और ट्रेंड ना होने में फर्क है। और जिम में ऐसा हम सभी आसानी से समझ जाते हैं, चाहे कोई 15 साल का ही बच्चा क्यों ना हो, चाहे वो पहली बार ही जिम क्यों ना गया हो। तो सभी को आसानी से समझ में आता है कि वो कितना वेट उठा सकेगा और कितना नहीं। अगर वो पहले ही दिन 100 किलो वेट उठाएगा तो सब हंसेंगे, सबको यही लगेगा कि इसे ऐसा करना ही नहीं चाहिए, पहले ट्रेनिंग तो ले फिर इतने वेट का प्रेशर ले। हाँ, पर जब वही 15-16 साल का लड़का या लड़की बोर्ड के हाई प्रेशर एग्जाम के प्रेशर को नहीं झेल पाता, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रेशर को नहीं ले पाता और अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, तो सबको लगता है कि ये तो कमजोर है। पर रियलिटी ये थी कि उसको इस एग्जाम के प्रेशर को झेलने के लिए ट्रेंड ही नहीं किया गया था। तो मेंटल हेल्थ को भी हम सभी को फिजिकल हेल्थ की तरह ही लेने की जरूरत है, यानी हम समझ सकते हैं कि मेंटल लेवल पर हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल। और ऐसा भी नहीं है कि जो तुम अब नहीं कर सकते वो कभी नहीं कर सकते। उसके लिए भी तो ट्रेनिंग ली जा सकती है। पर हम बजाय ट्रेनिंग लेने के अपने इश्यूज को 3 तरीकों से हैंडल करने की कोशिश करते रहते हैं। और वो 3 तरीके हैं: सप्रेशन, खुद को दबा लिया या दूसरे को दबा दिया; दूसरा तरीका है कॉन्फ्लिक्ट, यानी लड़ लिए खुद की सही बात के लिए दूसरे की सही बात से; तीसरा तरीका होता है कि डिस्टेंस बनाकर जीने लगते हैं। जबकि ये तीनों सॉल्यूशंस नहीं हैं, ये तीनों तो दवा के नाम पर दर्द हैं। और फिर दुख भुलाने के लिए खुद के मन को काम, मनोरंजन, गपशप, सेवा, प्रार्थना, पार्टी, टीवी, इंटरनेट आदि में व्यस्त कर लेते हैं। अब ये सवाल उठता है कि जिन बातों के लिए अब तक तो लड़ते रहे, एक दूसरे को कोसते रहे, दूरी बनाकर जीते रहे या सहन ही करते रहे, उसके लिए अब किया क्या जाए। देखो, इस सब के लिए क्या किया जाए ये जानना तुरंत नहीं हो सकता। कोई भी ऐसी जादू की छड़ी या जादुई चिराग नहीं है जिससे ये काम तुरंत हो सके। इसके लिए तो एक प्रोसेस है। जब भी कोई समस्या आए, कहीं भी कंफ्यूजन हो, तो पहले अपने आप से बात करो। फिर किसी ऐसे से बात करो जो इस सब के बारे में जानता हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किससे बात करते हैं। तो बेहतर तो यही होगा कि आप प्रोफेशनल हेल्प लें। तो धीरे धीरे तुम्हारी क्लैरिटी बढ़ने लगेगी। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आपको तुरंत क्लैरिटी हो जाए। ये तो एक ग्रेजुअल प्रोसेस से ही होता है और आपकी अपनी समस्याओं के रेफरेंस में ही होता है। इसलिए हमारे प्रोग्राम में सबसे पहले आपको अपनी समस्याएं लिखने को कहा जाता है। थैंक यू शांति जी। आज हमने जाना कि हमें अपनी समस्याओं के हल के लिए जीवन और मन के स्वभाव के संबंध में क्लैरिटी की जरूरत है, जो कि एक प्रॉपर प्रोसेस में काम करके ही संभव है। मैं हर बार की तरह कहना चाहूंगी, 4 कदम चलकर तो देखिए हमारे साथ, ना हो जीवन में बदलाव की शुरुआत तो जीने का अपना ढंग तो है ही आपके पास। अब ये 4 कदम कौन से हैं, यानी प्रोसेस क्या है प्रोग्राम का, इसे एक्सप्लेन करेंगी हमारी टीम की साइकोलॉजिस्ट और पेरेंटिंग एक्सपर्ट सुरभि खुराना। ओवर टू सुरभि। थैंक यू सुमिता जी। आ, तो ये जो प्रोग्राम है श्री तारा का, इसमें हम फर्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स ही कुछ न्यू एंड बेटर लाने की कोशिश करते हैं आपकी लाइफ में। वी विल नॉट वेस्ट इवन अ सिंगल डे हियर। हम जो भी सेशंस में सिखाएंगे विल बी गिवन टू यू इन रिटन और रिकॉर्डेड फॉर्म, ताकि आप उसको बाद में भी रेफर कर सकें एंड प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकें। एंड इन एवरी सेशन वी विल डिस्कस कि आपने पिछले सेशंस की लर्निंग को कैसे इम्प्लीमेंट करा, और अगर आपको इम्प्लीमेंट करने में कोई भी दिक्कत आई हो तो हम आपको प्रैक्टिकल वेज बताएंगे, ताकि आपको फ्यूचर में वो दिक्कत ना आए। We will not form a very large group so that a discussion is possible and so each one of you gets personal attention. ये प्रोग्राम बोथ ऑफलाइन एंड ऑफलाइन रन करता है, और हम एक बैच में 5 से ज्यादा लोग नहीं एनरोल करते। अभी तक we were doing this work on one-on-one basis, but now we are forming a group so that at the same time more people can benefit, and also so that it becomes affordable for the learners. We will be addressing the root cause of your relationship challenges. That's why we suggest आप अपनी सारी problems as soon as possible लिख लें. When you write them down, you begin to understand the real questions of your life. You realize the actual problems you are facing. Then
In solution process with us, you will see perspectives you have never noticed before. आपको हम वो साइड्स दिखाएंगे आपके इश्यूज की जो आपने पहले देखी ही नहीं होंगी. Take some time out to work for your growth. It's essential. Growth अपने आप नहीं होती. It requires deliberate effort. In this program, we have one session per week. We have gotten a request for weekend batch, so from the end of this month, we are starting a weekend batch also. अब हमारा नेक्स्ट वेबिनार हम पेरेंटिंग इश्यूज पे कर रहे हैं. If you're interested to attend, send us a WhatsApp on our helpline number, which is 98710575998. मैंने ये नंबर चैट में भी पोस्ट कर दिया है. एंड अगर आप हमें बताएंगे तो हम आपको नेक्स्ट जब भी शेड्यूल होगा, वी विल लेट यू नो अबाउट दोज फर्दर वेबिनार्स. नेक्स्ट पेरेंटिंग पे होगा. Also, you are welcome to send your parenting issues so we can try and cover them all in the upcoming webinar. Shri Tara also offers free group counseling session to raise awareness about mental health issues every Thursday at 4 p.m. IST. If you're interested in joining, send us a WhatsApp message on Shri Tara's helpline number, जो chat में posted है, and we'll add you to the group where the free Zoom session links are shared. If you have any questions, you can ask now or even WhatsApp us on the helpline number. आप अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हैं या आप चैट में भी लिख सकते हैं. चैट पे कोई क्वेश्चन है नहीं. हाँ जी. चल, ठीक लगता है, है फिर सब कुछ खत्म करते क्लियर हो गया है. हाँ. चल, हैं. thank you so much ठीक. for attending this webinar and giving us your time and attention. Hope this was worth your while. Thank you. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू शांति जी. थैंक यू. प्लीज.